नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर सिंह। आज जो टॉपिक के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका लंबर पंचर। लंबर पंचर से रिलेटेड जो भी एम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आपसे रिपीट हुए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। एज ए थ्योरी क्लास इसको अपने लेंगे, लेकिन इसमें मैं लगभग वही पॉइंट लेऊँगा जो प्रीवियसली पूछे गए हैं या उनसे क्वेश्चन बने सकते हैं। पहली बात कर लेते हैं अपने, तो लंबर पंचर है क्या। तो लंबर पंचर की डेफिनेशन में बात करूं तो लंबर पंचर पंचर लंबर पंचर इज ए प्रोसीजर इज ए प्रोसेस where the needle are introduced in subarachnoid स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर हमारे को क्या करना है, निडल इंसर्ट करना है। लेकिन सब अरेक्नोइड स्पेस तो हमारे ब्रेन में भी होता है, तो उस जगह ना करके अपने क्या करते हैं, इसको कहाँ करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में। और किसके लिए कर रहे हैं, पर्पस क्या हो गया हमारा, टू विड्रॉल सीएसएफ को कलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर हमने क्या किया, नीडल को इंट्रोड्यूस किया। और इसी प्रोसीजर को हमने क्या कहा, लंबर पंचर कहा। ठीक है, लंबर पंचर समझ में आया है क्या, एक सिंपल सा प्रोसीजर जिसके अंदर हमने क्या किया, एक नीडल ली, स्पाइनल कॉर्ड की सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर नीडल इंट्रोड्यूस किया है। इसे ही मैंने क्या कहा, लंबर पंचर। अब पंचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास में जो साइकिल का टायर होता है उसमें भी एयर पूरी होती है। अब इस एयर के अंदर हमने क्या कर दिया, कील लगा दी, तो क्या है, कील लगने से क्या हो गया, पंचर हो गया। तो सेम हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। और इस पानी के अंदर मैंने क्या किया, नीडल इंसर्ट कर दी। ठीक है, इसी जो वाटर है, जो पानी है, जिसे मैं क्या कहता हूँ, सीएसएफ के नाम से कहता हूँ। और इस सीएसएफ को बाहर निकालने के लिए मैंने क्या है, पंचर किया है इसे। इसी वजह से मैंने क्या कहा, लंबर। अब लंबर है क्या, तो लंबर रीजन के अंदर ये आता है। ठीक है, हमारी जो वर्टिब्रा है उसमें लंबर रीजन है, उस लंबर रीजन के अंदर मैंने ये किया है, लंबर रीजन के अंदर मैंने पंचर किया है, इसीलिए इसको लंबर पंचर के नाम से हम जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट। अब बात करते हैं इसके पर्पसेस और इंडिकेशंस की। तो बात करी जाए पर्पस की, पर्पस तो क्या क्या पर्पस हो सकते हैं हमारे इसको। तो पहला हम अपना बात करें, असिस फॉर सीएसएफ प्रोसीजर सीएसएफ कलेक्शन एंड एनालिसिस माइलोग्राफ्स। ठीक है, माइलोग्राफिक प्रोसीजर कंडीशन जिसके अंदर हमने क्या किया, उसको एनालिसिस करने के लिए सीएसएफ कलेक्ट करके हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं या ब्रेन एंजाइम्स एक्टिविटीज़, या फिर मैं बात करूं ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, मेनली हमारे पास 3 प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं। इनके बारे में अपने आगे चल के डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो सीएसएफ एनालिसिस का नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपने डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर हमने बात करनी है किस तरीके से हमें प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ये तो हमारा क्या रहा, पर्पस रहा। अब इंडिकेशन, कौन कौन सी कंडीशंस में हम ये परफॉर्म करके देखते हैं, तो इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। इंडिकेशंस में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेनिंजाइटिस। यदि पर्सन को क्या हुआ, मेनिंजाइटिस है, तो उस मेनिंजाइटिस की कंडीशन में हम देखते हैं। एक कंडीशन होती है जो उसको बोलते हैं हमने पोर्ट्स डिजीज़ के नाम से, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड टीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, स्पाइनल कॉर्ड टीबी के नाम से भी हम जानते हैं इसे।
नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं मैं, एल्जाइमर्स डिसीज। ठीक है, न्यूरो डीजनरेटिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन कंडीशंस में भी हम CSF एनालिसिस करवा सकते हैं, लंबर पंचर करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में मैं बात करूँ तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की इंटरनल इंजरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम CSF एनालिसिस करते हैं, लंबर पंचर परफॉर्म करते हैं। यदि पर्सन को फंगल इन्फेक्शन या फिर ब्रेन हेमरेज की कंडीशन, ब्रेन हेमरेज। ठीक है, तो यह हमारे पास में क्या है, इंडिकेशंस आए हैं। ठीक है, इन इंडिकेशंस का मतलब है कि हम इन कंडीशंस के अंदर तो लंबर पंचर परफॉर्म करके देखते ही हैं, करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लंबर पंचर के दौरान जो आने वाले हमारे कॉम्प्लिकेशन है, तो एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिससे आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, यदि लंबर पंचर से क्वेश्चन आता है तो वहाँ से ज़रूर पूछ लिया जाता है कॉम्प्लिकेशन। और कॉम्प्लिकेशन के रूप में क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज ICP। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करना है, हमारा जो इंक्रीज होने के चांसेस को ये बढ़ा देता है, क्योंकि लंबर पंचर जब हो रहा है तो ये प्रेशर के हिसाब से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट कर रहा है, और वो एक्सेसिव होने की वजह से भी क्या हो सकता है, CSF प्रेशर बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट बात करें इसमें आर्टिकल्स क्या क्या नीड होती है अपनों को, कलेक्ट आर्टिकल्स। फर्स्टली अपने बात करें तो हमारे पास में दो प्रकार की नीडल हम यूज़ करते हैं। पहले जो लंबर पंचर के लिए जो नीडल यूज़ होती है उसकी बात कर लेते हैं। लंबर पंचर नीडल जिसे हम कहते हैं वो 16 गोज की होती हैं। बाकी अपने बात करें तो लंबर पंचर करने से पहले हमें क्या करना होता है, टिश्यूज़ को रिमूव करना होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस बाय स्पाइनल नीडल। जहाँ हमने स्पाइनल नीडल ली थी उस जगह पे तो हमारे को क्या लगाना था, लंबर नीडल लगानी थी। लेकिन स्पाइनल नीडल कितने गोज की होती है, कई बार ये पूछ लिया जाता है आपसे। तो इनका जो गोज साइज होता है वो 22 से 25 गोज की नीडल होता है। ठीक है, नीडल होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो 25 जो गोज का है नीडल है वो बच्चों के अंदर यूज़ किया जाता है, चिल्ड्रंस के अंदर, और जो 22 गोज का होता है वो अडल्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जो सेकंड आर्टिकल होता है हमारे पास में वो आर्टिकल होती है हमारी प्लेन वाइल। ठीक है, जहाँ पे हमारे को क्या करना होता है, कलेक्ट करना है CSF। हमने नीडल डाल दी है, इंसर्ट कर दी है, और उसके बाद भी हमारे को CSF कलेक्ट करना होगा। तो CSF कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन वाइल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनमें कई बार नंबर पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ़ वाइल्स क्या होना चाहिए आपके पास में। तो आंसर यदि 3 दे रखा है तो आपका मेनली 3 आंसर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बात करें तो 3 से 4 जो प्लेन वाइल्स हैं वो हम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि 3 वाइल हम यूज़ ले रहे हैं तो इसमें हम किस प्रकार का सैंपल किस तरीके से यूज़ करते हैं, 3 वाइल्स क्यों यूज़ की जा रही हैं, कौन कौन से 3 सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से हम 3 प्रकार की जो इन्वेस्टिगेशंस है वो परफॉर्म कराने के लिए 3 प्रकार के अलग अलग प्लेन वाइल्स चाहिए होती हैं। तो पहले अपने बात करें तो पहली वाइल होगी, उसके अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लड सेल्स इन CSF। ठीक है, CSF के अंदर यदि ब्लड सेल्स का एनालिसिस करना है तो फिर वहाँ पे काम आ जाएगी। दूसरा अपने बात करें तो बैक्टीरियल वायरल CSF एनालिसिस। ठीक है, यदि बैक्टीरियल या वायरल क्या हो रखा हो, कंडीशन हो, और उस दौरान हमारे को सैंपल चाहिए तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल
एग्जामिनेशन, कौन सा, बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अपने बात करें यहाँ पे तो फिर आती है हमारे पास में केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। केमिस्ट्री एग्जामिनेशन जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड जो CSF शुगर है, CSF ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को 3 प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन और केमिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए। तो हमारे को 3 वाइल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 3 पर अलग अलग प्रकार के हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। चौथी जो वाइल मैं बोल रहा हूँ, ये चौथी वाइल कई बार हमारे को क्या करना है, बार बार तो हम नंबर पंचर करेंगे नहीं, तो एक ही बार में पर्सन से कुछ CSF एक्स्ट्रा निकाल लिया जाता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। ओके, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यूज़ में लेते हैं। अब बात करते हैं सर 3 वाइल तो ले ली, कितना CSF लें फिर हम, ठीक है। तो CSF कलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सैंपल होगा, अमाउंट ऑफ सैंपल 6 to 10 ml, 6 to 10 ml जाएगा। और सर एक वाइल में कितना डाला जाए, तो लगभग 2 to 3 ml पर ईच वाइल। ओके, हर एक सीसी के अंदर जो आपके पास वाइल होगी उसके अंदर कितना जाएगा, लगभग 2 से 3 ml आप उसके अंदर डाल सकते हो। टोटल हमारे को कलेक्ट करना है 6 to 10 ml, और 6 to 10 ml में आप यूज़ करते हो तो एक के अंदर तो 2 ml तो आएगा ही आएगा आपके पास में। तो यानी कि मिनिमम एक वाइल में कितना CSF आप ले सकते हो, तो 2 ml आपको तो लेना ही लेना है। बाकी आपकी मर्ज़ी कि कितना आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रखना है, तो यहाँ पे आपके लिए 6 to 10 ml तक आप यूज़ में ले सकते हो। नेक्स्ट आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो आता है यहाँ से पोजीशंस, ठीक है। पोजीशन की बात करी जाए तो पोजीशन यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेटरल पोजीशन when flexed the knee and decrease head inside, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ये मेरे पास पेशेंट है जो कि बेड पे लेटा हुआ है लेटरल पोजीशन के अंदर। ओके, अब मैं क्या करूं, इनसाइड में तो इसका फेस कर दूं और नीज को ऊपर ले आता हूं, तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से इसकी पोजीशन बन जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसकी पोजीशन बनी। तो इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस शेप का हो गया, C शेप, ठीक है। तो C शेप पोजीशन इसको देनी होती है हमारे को, ठीक है। अब लेटा हुआ है, लेटा हुआ कैसा है, फ्लेक्स्ड है। क्या फ्लेक्स्ड की हमने, नी फ्लेक्स्ड की, और हेड को कैसा कर दिया, इनसाइड कर दिया, ठीक है। हेड को इनसाइड कर दी, तो ये पोजीशन जो मिलेगी हमारे को वो C शेप पोजीशन मिलेगी और वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे को तो ये पता लग गया कि C शेप पोजीशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो बेड पे आप लेटरल साइड लेकर के भी करवाते हो, तो बेड साइड में मैंने बता दिया। यदि कई बार आपने इमेजेस देखी हों तो इमेजेस के अंदर क्या होता है, पेशेंट को कार्डियक टेबल दे दिया जाता है, कार्डियक टेबल पे पेशेंट को आगे कार्डियक टेबल पे झुका करके स्पाइनल कोड का C शेप दे दिया जाता है। अब ये C शेप आप कैसे भी दो पेशेंट को, ठीक है, जहाँ पे आप C शेप दे देते हो, और इसको थोड़ा जूम करके देखो स्पाइनल कोड को, तो आपको स्पाइनल कोड की जो वर्टिब्राज हैं उनके अंदर आपको थोड़ा गैप ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज गैप हुआ है, इस गैप का आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि आपका जो CSF नीडल है वो स्पाइनल जो कोड है उसी में जा कर के लगेगा, आपके सब अरेक्नोइड तक ही जाएगा। यहाँ पे बोन्स वगैरह स्पेस ज़्यादा मिलता है, और ये जो एरिया होता है, ये एरिया कौन सा होता है, लंबर एरिया होता है। कौन सा,
लंबर रीजन। तो लंबर रीजन में इजीली हम कर पाते हैं क्योंकि मोर स्पेसेस मिल जाता है हमारे को, तो ये कारण होता है। अब ये बात करेंगे सर लंबर जो रीजन हमने चूज़ तो कर लिया, साइट सिलेक्शन जिसको हम कहें, तो नेक्स्ट जो हेडिंग डाल सकते हो वो डाल सकते हैं साइट सिलेक्शन। और साइट सिलेक्शन के अंदर में बात करूँ तो अडल्ट की बात करी जाए पहले, अडल्ट सॉरी L3 to L4, ठीक है, L3 to L4 मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट होगा। ओके, मोस्ट कॉमन साइट। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे आप चिल्ड्रंस में जाओगे तो थोड़ा सा आपको नीचे जाना पड़ेगा और वो होगा आपका L4 to L5 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों का स्पाइनल कॉर्ड छोटा रहेगा, तो जितना नीचे जाओगे लंबर वर्टिब्रा में तो उतना ही आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अडल्ट के अंदर मैक्सिमम स्पेस जो है मिलता है आपको यहाँ पे मिलता है 3rd to 4th के अंदर, और बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट होगा, मोस्ट कॉमन साइट किसकी बात कर रहे हैं, लंबर पंचर की, ठीक है, लंबर पंचर की बात कर रहे हैं, तो लंबर पंचर की याद रखना है। और ये किसके अंदर होगा, बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर, ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर अपने यूज़ में लेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है साइट सिलेक्शन, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के अंदर। जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट रहेगा आपका स्टेप्स ऑफ एंड प्रोसीजर, ठीक है, स्टेप ऑफ प्रोसीजर, स्टेप ऑफ प्रोसीजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन देंगे पेशेंट को, क्या देना है हमारे को, पोजीशन प्रोवाइड करनी है, कौन सी पोजीशन, सी से पोजीशन, इम्पोर्टेंट स्टार मार लो इस पर। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन करेंगे हम, ठीक है। साइट सिलेक्शन के बाद में हम क्या करेंगे, उस साइट को क्लीन करना होगा हमारे को, क्लीन साइट। तो हम नॉर्मली जो बेटाडीन होती है अपने पास में, उसको नॉर्मल जो लाल दवा है वो उसका यूज़ किया जाता है क्लीन के लिए, ठीक है, कौन सी साइट को सिलेक्ट करके उस साइट को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपकी जो नीडल होगा, नीडल इंसर्शन अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स 1/2 इंच, 1/2 इंच हमने क्या किया है, स्पाइनल जो है उसके अंदर, ठीक है, ये आपकी वर्टिब्राज आ गई हैं, इनके अंदर आपने लगभग कितनी इंसर्ट करनी है आपकी नीडल को, तो 1/2 इंच तक क्या करना है आपको, इंसर्ट कर देना है। रिमूव सेटल फ्रॉम नीडल, जो नीडल है उसके ऊपर जो सेटल लगा है उसको हमारे को रिमूव करना है, और क्या करना है, कनेक्ट करना है हमारे को, क्या कनेक्ट करना है, कनेक्ट 3-वे कैनुला। कौन सा कैनुला, 3-वे कैनुला यूज में लेना है, 3-वे कैनुला आपको यूज करना है। और फिर क्या करना है आपको, कलेक्ट सैंपल फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम वन साइड एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग एट अदर साइट। क्या मॉनिटर करना है हमारे को, प्रेशर को, ठीक है, प्रेशर को आपको मॉनिटर करना है कंटिन्यू, ठीक है। जो यहाँ पे हमारी बात करी कि 3-वे वॉल है, वो 3-वे वॉल कुछ इस तरीके का होता है,
जिनमें से दो वो जो दो वे हैं वो तो क्या है ओपन रहते हैं और एक वे है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो एक में तो हमारे को क्या करना है मीटर को जोड़ देना है। ठीक है, और दूसरे में हम क्या करेंगे नीडल्स जो है आपकी उसको क्या कर देना कलेक्ट कर देंगे ताकि हम सेफ जो CSF है वो कलेक्ट कर सकें। तो CSF कलेक्ट करते समय हमारे को क्या करना है मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, और मॉनिटरिंग कर रहे हो तो मॉनिटरिंग करते हुए हमारा जो प्रेशर है उसको भी मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे आप कई बार आपसे पूछा जाता है कि क्या कितना प्रेशर होता है, तो प्रेशर होता है 5 से 15 mm ऑफ Hg। और यदि पूछा जाए mm ऑफ H2O और एक बार पूछा जा गया है सेंटीमीटर ऑफ H2O। ठीक है, तो तीन अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर पूछा गया। तो यहाँ पे यदि पूछा जाए मरकरी के अंदर, ठीक है, तो Hg के अंदर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 15 बताना है, 5 से 15 बताना है, 60 से 180 बताना है mm, और सेंटीमीटर में आते ही आपको 0 हटा देना है, 6 से 18 mmHg। तो ये तीन वैल्यूज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो और क्या है कि की पॉइंट्स या फिर मैं बात करूं तो कुछ नोट डाल के रख लो आप। इफ़ पेशेंट हैव डिहाइड्रेशन, यदि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, हाइपोटेंशन का पेशेंट है, हाइपोवोलीमिया है, तो CSF क्या करना है हमारे को, CSF प्रेशर इज बिलो नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से क्या होगा हमारे को बिलो मिलेगा। और यदि इफ पेशेंट हैव हाइपरटेंशन, यदि पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो इंक्रीज ICP रहेगा, ICP रहेगा। हाइपरवोलीमिया है तो CSF प्रेशर भी इंक्रीज रहेगा, CSF प्रेशर अबाउ दी नॉर्मल, अबाउ दी नॉर्मल हमारे को मिलेगा। ये रही अपनी कुछ की पॉइंट्स की बात जो कोई आपको याद रखना है। पेशेंट का यदि हाइपरटेंशन है, हाइपरवोलीमिया है तो हमारे को CSF प्रेशर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और यदि हमारे को पेशेंट डिहाइड्रेशन है, हाइपोटेंशन का है, या फिर पेशेंट हाइपरवोलीमिया में है तो अब CSF प्रेशर हमारे को कम मिलेगा। अब नेक्स्ट बात कर देते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन पे। तो आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो पोजीशन फ्लैट पोजीशन दोगे, सुपाइन पोजीशन बोल सकते हो, सुपाइन पोजीशन। और क्या करना है विदाउट पिलो, विदाउट पिलो, अंडर हेड टू प्रिवेंट पोस्ट प्रोसीजर हेडेक। ठीक है, यहाँ पे विदाउट पिलो करना है क्योंकि बाद में क्या होगा प्रोसीजर के बाद में उस पेशेंट को क्या होगा हेडेक होने लगेगा, और इस हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे पेशेंट को विदाउट पिलो रखना है, फ्लैट और क्या है सुपाइन पोजीशन में रखना है। मतलब जहाँ लंबर पंचर किया है वहाँ पे रेगुलर प्रेशर पड़ना चाहिए उस पर्सन को। तो ये याद रखना है आफ्टर प्रोसीजर कौन सी पोजीशन दी जाती है, सुपाइन पोजीशन दी जाती है पेशेंट को। ठीक है, पीठ के बल लेटाया जाता है। ठीक है, अब कई बार आपसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाय नर्स व्हेन accidentally provide
प्रोवाइड फाउलर्स पोजीशन। अब क्या हुआ, नर्स ने क्या कर दिया, गलती से पोजीशन दे दी उसे फाउलर्स पोजीशन, ठीक है, एक्सीडेंटली आफ्टर लंबर पंचर। अब ये थोड़ा क्वेश्चन इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि करें क्या, इसलिए 2 प्रायोरिटी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सीधे बात कर लेते हैं कि जो पहली प्रायोरिटी रखी है क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी। यदि ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट वे में दे रखे हैं, दोनों करेक्ट होंगे। एक तो होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या होगा, उसको पोस्ट प्रोसीजर हेडेक, पोस्ट प्रोसीजर हेडेक होगा। नेक्स्ट सेकंड प्रायोरिटी जो चीज़ देखनी होगी हमारे को, सेकंड प्रायोरिटी पे जो देखना होगा वो देखना होगा लीकेज ऑफ सीएसएफ में लीकेज देखने को मिलेगा। तो दोनों प्रायोरिटीज़ को मैंने एक साथ लिखा है, तो समझो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि नर्स करेगी क्या, या फिर नर्स पेशेंट में देखेगी क्या, क्या डायग्नोज करेगी। तो यदि लंबर पंचर हुआ है तो वहाँ पे आपका जो बेड लिनन है, पेशेंट को पेट जो कपड़े पहन रखे क्लॉथ है वो उसको क्या मिलेंगे, गीले मिलेंगे। ब्लीडिंग वहाँ मिलेगी, आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है उस जगह पे, ठीक है। पेशेंट फर्स्टली क्या पूछोगे आप, कि पेशेंट को फर्स्टली क्या पूछोगे कि भाई आपको हेडेक हो रहा है क्या। यदि वो हेडेक की बात करता है तो सेकंड पे आपको जो चीज़ चेक करनी है कि लंबर पंचर तो नहीं हुआ ना, ठीक है, ये चीज़ आपको चेक करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा क्या करना है, पेशेंट के हेडेक को देना है। अब हमने CSF कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सर रखें कैसे इसको, तो रखें कैसे, तो एट लेस्ट 3 to 5 हावर्स, ठीक है। 3 to 4 हावर्स क्या करना है हमारे को, जो ये पोजीशन है ना वो कितनी देर तक प्रोवाइड करके रखनी है हमारे को, ठीक है। तो ये पहले बात कर लेते हैं, 3 to 5 हावर तक ये पोजीशन रखनी है अपनों को, सुपाइन पोजीशन। और स्टोरेज रखना है ना रूम टेम्परेचर पे, यदि स्टोरेज कर रहे हो तो जो रूम टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, पहले उसकी बात कर लें। तो 22 से 28 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर 22 से 28 है। और वहाँ पे आप रख सकते हो लगभग 2 से 3 घंटे तक। और यदि इससे ज़्यादा जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो टेम्परेचर है वो क्या कर देना है, बढ़ा देना है। यदि आफ्टर 6 आवर हो गए हैं, आफ्टर 6 आवर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे रखना है फॉर 24 हावर्स, ठीक है। 24 हावर्स तक आप रख सकते हो। और यदि आपको उससे भी ज़्यादा टाइम चाहिए कि भाई इसको 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो इफ़ सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन यदि आप करवाना चाहते हो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस अप टू 24 हावर्स, ठीक है, अप टू 24 हावर्स। देखो हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे ले लिया था, 2 से 3 घंटे हमारे पास रहेगा तो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं। लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे पे स्टोरेज कर देंगे। यदि हमारे को सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए कराना है और ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है तो -20 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, और वो भी 24 घंटे से ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पॉइंट ऑफ थे जो हमने डिस्कस किए हमारे जो लंबर पंचर है उसके रिगार्डिंग, लंबर पंचर के रिगार्डिंग जो हमारे पॉइंट थे उनको हमने डिस्कस किया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, गुड लक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वो पढ़ने वाले हैं CSF एनालिसिस। तो CSF एनालिसिस हम कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।